तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक डिस्कशन में। वेलकम बैक। बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम और आलम सर। तो ये जो भी डिस्कशन होगा वो कुछ फैक्ट्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। क्या बोले सर? यस बिल्कुल सर। अभी तक जो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर जितना भी आप देखेंगे, जो भी न्यूज बना है, जो भी कोर्ट में चला है और जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और उसके ऊपर जो बिल बना है, नया बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ और उसके ऊपर कानून ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट के थ्रू ये साइन किया जा चुका है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर हम लोग आमरा डिस्कस करबो आज के यही सेशन पे। हाँ, तो 1954 में ये वक्फ एक्ट पास हुआ। 1995 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ इसमें और भी चीजों को जोड़ा गया, थोड़ा सा और एम्पावर किया गया। 9,54,000 एकड़ ऑफ लैंड इसके बना इसमें है। बोला जाता है सबसे ज्यादा जो लैंड है वो रेलवे के पास है, फिर आर्मी के पास है, और थर्ड सबसे ज्यादा जो लैंड है वो 9,54,000 जो एकड़ का लैंड है वो वक्फ बोर्ड के पास है। 1,20,000 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन है। और बात यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारा चीजें इसके अंदर में आ रहा है। तो सर ना थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ाएं। यस, तो डेटा के हिसाब से तो याद रख लेना कि 1995 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में हुआ, पहला बार 1954 में एक्ट पास हुआ, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट 1995 में हुआ, बहुत दिनों के बाद फिर 2013 में हुआ। अब 2013 वाले जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट नया बिल लेकर के और 13 वाले में अमेंडमेंट करके इस बार लाया है, और उसमें कुछ कुछ ऐसा प्रोविजन है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को उस पर डाउट है या उनको आर्ग्यूमेंट है, और जिसकी वजह से इतना सारा आप देखेंगे बवाल चल रहा है। तो एक बात हम लोग हमेशा इस चीज को पढ़ने के पहले हम लोग देख लें कि कोई भी ना लॉ पूरा पूरी खराब होता है, ना लॉ कोई पूरा पूरी अच्छा होता है ना। उसमें हमेशा कुछ ग्रे मैटर होता है। सरकार पूरा लॉ खराब पास करता है ऐसा भी नहीं है, पूरा लॉ अच्छा होता है, उसमें भी ऐसा आप देखेंगे नहीं हो सकता है। कभी ना कभी उसमें आप देखेंगे टाइम टू टाइम उसमें लॉ में रिफॉर्म करना ही पड़ता है। तो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर ये जो एक्ट पास हुआ है 1995 में, आप देखेंगे ये जो लॉ आया 1995 में पहली बार आप देखेंगे 54 में पास हुआ, फिर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वक्फ बोर्ड कहाँ से 1954 में पहला बार जो पास किया गया वो यहाँ पे, और 1995 में उसमें रिफॉर्म किया गया वक्फ। तो वक्फ का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात वक्फ है ना संजीव सर। तो वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है डोनेशन। अगर मान लो मेरे पास है ना, बिंग अ मुस्लिम पर्सन, मेरे पास मान लो 2 एकड़ लैंड है ना, और 2 एकड़ लैंड में हम चाहा कि क्या किया 1.5 एकड़ या 1 एकड़ लैंड को हम डोनेट किया था टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो डोनेशन किए है, ये डोनेशन किसको किया है? ये डोनेशन किया है अल्लाह को, माने प्रॉपर्टी बन गया डिवाइन लैंड, और इस प्रॉपर्टी का कस्टडियन है पूरा मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन अब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी तो इसको बैठ करके नहीं चलाएगा, इसके लिए तो कोई ना कोई आदमी को चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए बना वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट जो है इसमें आप देखेंगे वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मेंबर्स लोग होगा इस प्रॉपर्टी का क्या हो गया, कस्टडियन हो गया, पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस प्रॉपर्टी पे होगा क्या? तो इस प्रॉपर्टी को ना कोई सेल कर सकता है ना परचेज कर सकता है। इस पे बनेगा मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मतलब चैरिटेबल पर्पज से यूज होगा, या मुस्लिम कम्युनिटी का नमाज पढ़ने का या कब्रिस्तान होगा या मदरसा होगा, एजुकेशन का पर्पज से, नमाज पढ़ने का पर्पज से, हेल्थ का पर्पज से, इससे यूज होगा। अगर हेल्थ के पर्पज से हॉस्पिटल बना है तो हर कम्युनिटी उसमें जाएगा, इलाज करवाएगा। जैसे आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे कलकत्ता में इस्लामिया हॉस्पिटल है, इसी हिसाब से बना हुआ है। तो मेन बात ये आ रहा है कि ये जो चीजें मतलब इसमें जो प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट होगा उससे स्कूल, कॉलेजेस और जो भी मस्जिद है उसका मेंटेनेंस है, क्लियर। Yes. तो ये सारा हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके लिए पैसा यूज होगा। Yes. लेकिन ये कहीं पे भी सेल पर्पस में नहीं यूज होगा या कोई पर्सनल पर्पस में नहीं यूज होगा। तो एक बार अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ तो वो किसी को भी हमेशा डिवाइन वापस नहीं लिया जा पाएगा। उस पे ना वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का कोई अथॉरिटी अपना पर्सनल यूज कर सकता है, ना उसको सेल परचेज कर सकता है। ना सरकार का आर्गुमेंट 2013 वाले लॉ में, अभी जो 24 में अमेंडमेंट किया 25 में, एक्चुअली भी इसको 24 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब 2013 में जो एक्ट पास हुआ इस लॉ में अमेंडमेंट लाया 24 में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, अभी फाइनली पास हुआ है 2025 में। तो सरकार का आर्गुमेंट ये है कि इसमें आप देखेंगे बहुत सारा धांधलीबाजी होता है, बहुत सारा आप देखेंगे मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार बिल लाया है, और इसको रोकने के लिए जो बिल लाया गया उसमें कुछ प्रोविजन है जिसमें आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग क्या लॉ है, सही है गलत। सरकार का, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी लॉ गलत नहीं होता है, सरकार उसमें कुछ अच्छा पॉइंट भी रखता है, और ये अच्छा पॉइंट यही है कि ऐसे प्रॉपर्टी का मिस यूज ना हो जिसपे जो भी आपको प्रॉपर्टी डोनेट किया गया। आगे देखेंगे। यस, तो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट आप देखेंगे, ये आप देखना यहाँ पे
ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि इसमें 1923 में क्या बना, एक एक्ट बना जिसका नाम है वक्फ मुसलमान एक्ट, है ना। ये प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करेंगे, कितना टाइप का आप देखेंगे वक्फ होता है, तो ये आप देखेंगे एक होता है ये, इसमें क्या होता है दो टाइप का बेसिकली क्या देख लेना, एक प्रॉपर्टी होता है कि डिवाइन प्रॉपर्टी जिसमें आप देखेंगे कोई, और दूसरा होता है कि वक्फ एक मालिक जो अपना लैंड का मालिक है वो अपने बच्चों को भी वक्फ कर सकता है। मान लो मेरे पास 10 एकड़ लैंड है तो उसमें से 2 एकड़ दे दिया हम अपने बच्चों को और 8 एकड़ दे दिया टू द मुस्लिम कम्युनिटी, उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे भी डोनेशन होता है जो वक्फ के कैटेगरी में आता है। यस सर, कुछ चीजें जैसे हैं, बच्चे जैसे इसको जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग टीवी में भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, सर से थोड़ा सा हम लोग और डिटेल जानेंगे। बात आ रहा है इसमें जो भी कुछ चीजें हैं जो जिसको लेके बात चल रहा है कि नो कंट्रोल फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वक्फ का प्रॉपर्टी के ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। दूसरा बात आता है वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सकते हैं या क्लेम करते हैं ऐसा बोल के। इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा, और इसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कैसे प्रोसेस होता है, प्रॉपर उसको कोई भी क्लेम कर दिया क्या क्या प्रोसेस होगा उसको बताइएगा। यस टैक्सेशन इसके ऊपर जो है, जो भी ये प्रॉपर्टी होता है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं कर पाते हैं, और अनऑथराइज सेलिंग वाला एक मामला आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिस चीज को लेके बहुत हाईलाइट हो रहा है आज भी। यस तो सरकार के इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि आप देखेंगे सेल परचेज कर देता है कोई भी इलीगल से। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, मान लो ये एक लैंड है, इसको जाकर के क्लेम कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का लैंड है, ठीक है। अब इसका ये क्लेम कर दिया तो ये प्रॉपर्टी इनका हो जाएगा, ये ऐसा बोला जा रहा है न्यूज में, लेकिन ऐसे नहीं होता है। होता कैसे, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट कोई लैंड को जब क्लेम करेगा तो स्टेट जो गवर्नमेंट है जैसे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक सर्वेयर अपॉइंट करेगा, और ये सर्वेयर क्या करेगा, इसमें जाकर के चेक करेगा कि प्रॉपर्टी किसका है। अगर सर्वेयर हाँ बोल देता है तो ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का हो जाएगा, अदरवाइज हाँ नहीं बोलेगा तो नहीं हो सकता। ये सर्वेयर वक्फ बोर्ड का होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का। ओके। वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट कैन नॉट अपॉइंट सर्वेयर, सर्वेयर अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। इसका भी लॉजिक समझ लो, प्योर कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटी में आप देखेंगे जो लैंड होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सर्वेयर को अपॉइंट करेगा। अब नया लॉ में क्या हुआ, सर्वेयर के जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आ गया है डीएम को, डीएम चेक करेगा। अब जब न्यू लॉ में डीएम आ गया सर्वेयर के जगह पे, तो अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डीएम सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का साइड ले लेगा। तो एक प्रॉपर्टी पे अगर वो बोल देगा कि नहीं इस पे डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट होने से न्यू लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस पे अब जैसे ही कोई डिस्प्यूट राइज हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रॉपर्टी सरकार ले लेगा, तो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट हाथ धो बैठेगा। तो उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब डिस्प्यूट होना चाहिए तो कोर्ट में केस जाना चाहिए। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे डिसाइडिंग ऑथोरिटी बना दी है डीएम को। तो इस बात पे आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। ये अभी केसेस गया भी है, जैसे ताज का गया है और भी हुआ ना बहुत सारे हाँ, प्रॉपर्टीज का तो गया। अब आप देखेंगे एक चीज और आप देखेंगे कि आदमी लोग ऐसे न्यूज में जो लोग पढ़ते नहीं है वो लोग न्यूज में फैला देंगे कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का कोई केस ट्राइब्यूनल में जाता है, वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल होता है उसमें जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये वाला बात ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्राइब्यूनल में पहले जाएगा, ट्राइब्यूनल से हारने वाला पार्टी। मान लो एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, मैंने डोनेट किया, किसी को नहीं पता मैंने डोनेट कर दिया 100 साल पहले, ठीक है। 100 साल के बाद इस लैंड के बगल में कोई रहने वाला क्लेम कर रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरा है, जस्ट लाइक सर ने क्लेम कर दिया। ऐसा जब डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो डीएम आएगा चेक करने, और इस डिस्प्यूट अराइज होने के बाद नया लॉ के हिसाब से सरकार का हो जाएगा। तो अगर डिस्प्यूट होने से प्रॉपर्टी किसी का हो जाएगा तब तो ऐसे कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को आर्ग्यूमेंट, है ना, डिस्प्यूट लगा सकता है। तो एक्चुअली में होना चाहिए कोर्ट में केस जाना है। तो अभी क्या बोल रहा है आदमी लोग कि ट्रिब्यूनल में केस जाता है, कोर्ट में नहीं जाता, जबकि बात एकदम ऐसा नहीं है। जब भी किसी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट हो जाएगा तो पहले कोर्ट में जाएगा ट्राइब्यूनल में केस, हारने वाला पार्टी जब हार जाएगा तो उसके बाद जाएगा कोर्ट में। इसका फेमस एग्जांपल जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ और ये क्लास में बहुत बारी दे चुका, यही आर्ग्यूमेंट आप देखेंगे वकील लोग भी कोर्ट में दे रहा है, राम मंदिर वाला, ठीक है, राम मंदिर वाला। अब राम मंदिर के केस में आप देखेंगे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा आप देखेंगे अलग अलग सोशल साइट्स पे बोलेगा कि राम मंदिर जब केस हुआ तो राम मंदिर का जो लोग क्लेम कर रहा था वो लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, और ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे देख लो बात, प्रॉपर्टी यहाँ पे एक कंपाउंड बात सुन लो। वक्फ बोर्ड राम मंदिर का केस में आप देखेंगे पहले से जहां पे डिमांड बोला जा रहा था, यहाँ पे लॉर्ड रामा बोर्ड हुए जो भी डिस्प्यूट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी एक मस्जिद था, तो सेकंड जो भी क्लेम करने आएगा उससे डॉक्यूमेंट्स मांगा है। जैसे अरे खुदा ना खास्ता ये वाला लैंड पे अगर वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट क्लेम कर देगा तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक बिल्डिंग है जिसमें महिंद्रा चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे
कि अगर कोई क्लेम करेगा, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट क्लेम करेगा तो कोर्ट में वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से पेपर मांगा जाएगा। मतलब जो भी सेकंड में आएगा, एक जो पहले से यूज कर रहा है, इसी को बोला गया वक्फ बाय यूज। मतलब एक चीज यूज में है, सेकंड वाला कोई भी क्लेम करेगा तो उससे पेपर मांगा जाएगा। तो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से भी पेपर मांगा जाएगा अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी पे केस ऐसा अगर अपना आर्गुमेंट मतलब करेगा। यहाँ पे जो कुछ पार्ट है, पहले तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है। दो बॉडी है, एक तो स्टेट में होता है और एक सेंटर में होता है। तो सेंटर वाला क्या है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड। यस, तो स्टेट वक्फ बोर्ड को एडवाइजरी जारी करता है कौन? सेंट्रल काउंसिल, वक्फ बोर्ड काउंसिल, है ना। इसमें आप देखेंगे सेंट्रल जो काउंसिल है इसका कोई लैंड के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसमें कोई, बस वो एक एडवाइजरी बॉडी है, पूरा चलाता है कौन? स्टेट वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट। लेकिन इसका भी आंसर क्या है? इसका ऐसा ही है कि स्टेट डिपार्टमेंट इसी चलाएगा, स्टेट वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, बिकॉज लैंड कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, इसीलिए सेंटर सिर्फ एडवाइजरी का तरह काम करेगा और स्टेट उस पर फंक्शन करेगा, स्टेट वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट। जैसे वक्फ ट्राइब्यूनल तो हम लोग सारा डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ। मुतवल्ली क्या होता है? अच्छा, वक्फ बाय यूजर। यस, मुतवल्ली, मुतवल्ली का मतलब ये होता है, अगर नेक्स्ट पेज हम ले ले, यहाँ पे देखो बहुत सारा और पॉइंट लिखा हुआ है। तो मतलब मान लो ये मस्जिद है, तो मस्जिद का यहाँ पे आप देखेंगे टेक केयर करने के लिए यहाँ पे एक केयर टेकर अपॉइंट करेंगे, और वो केयर टेकर को क्या बोलते हैं? केयर टेकर को बोलते हैं मुतवल्ली। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरा सर बोल रहे हैं वक्फ बाय यूज। वक्फ बाय यूज का मतलब क्या है? इसको आप देखेंगे थोड़ा गलत तरीके से कोई लोग आप भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बाय यूज का मतलब है कि यहाँ पे एक मस्जिद है, और मस्जिद है 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से, ठीक है। अब इस जगह पे कोई बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे मस्जिद जो है, ये लैंड जो है मेरा है, कोई थर्ड पर्सन, एक ना आदमी का नाम है मान लो एक्स, एक्स बोल दिया कि यहाँ पे जो मस्जिद है वो लैंड मेरा है। तो जैसे ही एक्स क्लेम करेगा कि लैंड मेरा है, तो अब एक्स से कोर्ट में पेपर मांगा जाएगा। क्यों मांगा जाएगा? इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज में क्या है? 200 साल से मस्जिद है। तो इसको बोलते हैं वक्फ बाय यूज। जो जिसके यूज में है उसका प्रॉपर्टी का स्टेटस वैसे ही रहेगा। ये आप देखेंगे अभी तक ऐसा हो रहा था। अब क्या हो जा रहा है कि अब ये है कि ये मस्जिद यूज में है, लेकिन अगर एक्स क्लेम कर देगा कि लैंड मेरा है तो डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट जगह तो ये चला जाएगा सरकारी खाता में। तो बात ये है कि लॉ हमेशा इल्जाम लगाने से प्रूफ नहीं होता है, हमेशा प्रूफ कोर्ट में होना चाहिए। मान लो मुझे कोई बोला कि अपने मर्डर किया है, लेकिन बोलने से प्रूफ नहीं, बोलने से नहीं होगा, आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लैंड को कोई अगर एक्यूज कर रहा है तो लैंड के लिए प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में, जबकि ऐसा बोल रहे हैं जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, उनका आर्ग्यूमेंट ये। एक दो चीजें सर और, उनका आर्ग्यूमेंट वुमेन पार्टिसिपेशन एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, और भी जो लोगों का इंक्लूजन है, उस बारे में 3 चीजों को बताइए। ठीक है। तो विमेन, अभी आप क्या है, विमेन पार्टिसिपेशन 2013 के एक्ट में क्या था कि नॉट लेस देन 2 वुमेन मेंबर होंगे। अभी नया वाला लॉ में क्या हो चुका है 2025 में कि 2 मेंबर होंगे। तो अभी आप देखेंगे बहुत जगह पे पढ़ते नहीं है, न्यूज में ऐसा फैला देते हैं कि पहले वुमेन लोग का पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में नहीं था और अभी हो गया है, जबकि 2013 के लॉ में लिखा होता है नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम नहीं होगा, मतलब 2 तो एटलीस्ट बिल्कुल होगा। अभी फिक्स कर दिया है कि 2 ही वुमेन होगा वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर। अब बात यह है कि पहले तो लॉ था, लेकिन एक बात कड़वा है पर सत्य है, हमेशा याद रखना, वुमेन का पार्टिसिपेशन नॉट लेस देन 2 ये लॉ में लिखा हुआ था, लेकिन कोई भी वुमेन को मेंबर बनाया नहीं गया था। तो अब आप देखेंगे स्ट्रिक्टली ये लॉ बहुत अच्छा है। स्ट्रिक्टली 2025 में वाला बोला गया कि कम से कम 2 वुमेन तो पार्टिसिपेट करेंगे एज अ मेंबर। तो ये बहुत अच्छा लॉ है, वुमेन एम्पावरमेंट, कोई लॉ में पार्टिसिपेशन भी कर रही है वुमेन लोग। दूसरा सर क्या बोला आपने? हाँ, ये एक हो गया प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला मामला। अच्छा, और तो, जो और भी जो लोगों का इंक्लूजन है उसके अंदर जी, तो अब प्रॉपर्टी इंक्लूजन का बात की है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, अब जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का होगा उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक दिया है एफिडेविट कि 97%, नंबर इधर उधर हो सकता है, वक्फ बोर्ड का सारा लैंड पोर्टल पे रजिस्टर हो चुका है। तो अभी नॉट रजिस्टर्ड लैंड सिर्फ 3% है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, 2016 में जो आर्ग्यूमेंट दिया। अब बहुत सारा न्यूज चैनल पे आप दिखाएगा कि बहुत सारा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि वाला बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्री कर चुका है कि 97% प्रॉपर्टी। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के पास 9.1 एकड़ लैंड, 9.1 एकड़ लैंड है, तो उसके पास उस लैंड से इनकम भी होना चाहिए, और वो इनकम देश के गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है, डेफिनेट प्रॉब्लम है। इतना सारा प्रॉपर्टी होने का बावजूद भी आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से इनकम बहुत सारा, रेवेन्यू जो क्रिएट हो रहा है वो ऑलरेडी सिर्फ बोल रहा है 200 करोड़ के आसपास हो रहा है, उसका भी सही से डेटा आपको नहीं मिल रहा है। तो इस बात पे आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट है, और इस बात पे बिल्कुल टाइट करना चाहिए कि यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है
वो देश के काम में आना चाहिए। क्या हो रहा है, वे प्रॉपर्टी तो इतना है लेकिन इसका मिस यूज बहुत हो रहा है। तो ये इस पॉइंट पे ये वाला लॉ बहुत अच्छा लॉ है। मेनली ये जो चीजें हैं वो स्कूल कॉलेजेस एंड आपका सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी जो एलिमिनेशन है इसके ऊपर ही मेनली इसका यूजेज होता है। यस तो मोरलेस आप लोगों ने हम लोग का डिस्कशन से जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चीजें हैं और जो भी आपका जो न्यूज चैनल्स के अंदर में और जो पेपर्स के अंदर में मौजूद है उसी से हम लोगों ने डेटा को फेच किया, यस जिससे ये जो डिस्कशन है इसका कोई अदर पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका एग्जाम के पर्पस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको थोड़ा सा उसको आइडिया लगे, इसी कारण के लिए हम लोगों ने अपने तरफ से जिस तरीके से प्रेजेंट करना पॉसिबल है हम लोगों ने किया। एंड दैट्स ऑल फॉर आंसर। हाँ। थोड़ा सा डेटा और है अब, या बिल का नाम भी है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बिल का नाम याद रख लेना। पहले आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे ये जो बिल इंट्रोड्यूस है इसके ऊपर बहुत सारा रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सा पार्टी सपोर्ट किया है, तो आप देखेंगे मेन पार्टी सरकार बीजेपी में है, जेडीएस सपोर्ट करता है, एआईडीएमके सपोर्ट करते हैं, एंड टोटल जो सपोर्ट होने के बाद अपोज कौन कौन करता है, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप ये सब लोग अपोज करता है। ये हम लोग का डेटा नहीं है, डेटा अब आ रहा है जो हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल का नाम क्या है, बिल का नाम है उम्मीद। ये एग्जाम में 100% आएगा। क्या नाम है इसका, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये आपका या तो डायरेक्टली आपसे ये उम्मीद वाला पूछ सकता है या तो आपसे ये वाला फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अब इस समय इंडिया में हु इज लॉ मिनिस्टर जो बिल को प्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है किरण रिजिजू, ही इज लॉ मिनिस्टर, है ना सर, और ये प्रेजेंट करते हैं लॉ मिनिस्टर। अब टोटल जो इसमें 2025 में इसके अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो टोटल है 40। लेकिन आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट हो रहा है 2-3 पे जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब देखो क्या है, इट वाज फर्स्ट टाइम, ये पूरा डेटा आप देखो, फर्स्ट टाइम अभी 2024 में 8 अगस्त को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब डेटा याद रख लेना, आपका मेंस का पर्पस से भी सीजीएल में काम आएगा और भी एग्जाम में काम आएगा। इट वाज पास बाय लोकसभा ऑन 3 अप्रैल, राज्यसभा में गया 4 अप्रैल को और पास हो गया 2025। इट वाज पास इन लोकसभा बाय 288 वोट्स, याद रखेंगे 232 वोट पड़ेगा ऑपोजिशन में, जो पार्टी ऑपोजिशन में था। राज्यसभा में टोटल 128 वोट पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट में और 95 वोट पड़ेगा ऑपोजिशन की तरफ से। ये डेटा हम लोग को याद रख लेना है। उसके बाद आप देखेंगे जो पहला बार ये 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस बिल में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सजेशन के लिए डाला गया था जेपीसी में। तो फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 8 तारीख को देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और 8 अगस्त 2024 को सेम डे जेपीसी में डाला गया। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा जेपीसी अपना रिपोर्ट को सबमिट कब करता है, तो 29 नवंबर 2024 को सबमिट करता है। टोटल इसमें मेंबर कितने थे, 30। इसके चेयरमैन कौन है, जगदीपिका पाल, और जगदीपिका पाल लोकसभा के एमपी है फ्रॉम डुमरियागंज, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी। ये भी याद रख लेना है, बहुत अंदर जाकर के एग्जाम में, अगर डब्ल्यूबीसीएस मेंस भी आने वाला है, जो मेंस होगा उसमें भी आपको बहुत अंदर में जाकर के क्वेश्चन पूछेगा। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 2025 के लॉ में क्या बोला जा रहा है, ट्राइब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी, जबकि ऐसा नहीं होता है, कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होता है, ठीक है। उसके बाद 2025 में बोल रहा है 2 वेमेन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वेमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा था, वेमेन मेंबर नहीं थे। जबकि 2023 वाला है ना, यहाँ पे 13 होगा, 113 है ना, तो यहाँ पे नॉट लेस देन 2 वेमेन का प्रोपोजल है ना। उसके बाद बोर्ड इज द क्लेमिंग एनी प्रॉपर्टी, मिथ ऐसा ही कि बोर्ड कोई भी जाके वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट क्लेम कर देता है प्रॉपर्टी को, जबकि होता है क्या, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट सर्वेयर अपॉइंट करता है, वो डिसाइड कर, नॉट वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड अगर किसी लैंड को बोल भी देगा तो वो होगा नहीं, क्योंकि उसको फाइनल डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट का सर्वेयर, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है। तो ये डेटा हम लोग को याद रख लेना है पहले वाला। ओके, अब देखेंगे जो नया लॉ में जो आर्ग्यूमेंट्स है, क्या है, मेरानी और सरकावेनी, जो हम लोग डेटा लेकर के आ रहे हैं, जो न्यूज में चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये है कि नॉन मुस्लिम 2 आदमी को आप देखेंगे यहाँ पे मेंबर बना दिया जाएगा। इस बात पे मुस्लिम कम्युनिटी लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नॉन मुसलमान आदमी कैसे कोई मेंबर हो सकता है, जबकि किसी और रिलीजियस रेजोल्यूशन में मुस्लिम आदमी नहीं होता है। डीएम फाइनल अगर अथॉरिटी हो जाएगा तो डीएम सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड आदमी है, पहले सर्वेयर होता था स्टेट गवर्नमेंट का। आफ्टर क्लेम और डिस्प्यूट एनी लैंड गोज टू द गवर्नमेंट, ये ऐसा क्लेम है ना। तो क्लेम क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को बोल रहा है कि अगर लैंड का डिस्प्यूट हो जाएगा तो सरकार के पास लैंड चला जाएगा, वो है कि नहीं वो देखा जाएगा, आगे जब लॉ पूरा फंक्शन में आएगा तभी समझ पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी क्या बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट अगर मान लो कोई लैंड पे रख रहा है अथॉरिटी, लेकिन अगर कोई लैंड पर डिस्प्यूट हो जाएगा, जो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट भी है, तो अगर डिस्प्यूट होने से सरकार के पास चला जाएगा, तो सरकार अगर डिस्प्यूट एराइज हो जाएगा तो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट जैसे ताजमहल, वो भी चला जाएगा वक्फ बोर्ड के कंट्रोल से बाहर। तो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का एक और प्रॉब्लम है ना, उसके हाथ से पैसा भी तो चला जाएगा। तो इस बात पे आप देखेंगे उन लोग का यहाँ पे
हो रहा है आर्ग्यूमेंट। नाउ अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, अब इस बिल को कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये कोर्ट में केस गया तो इसमें आप देखेंगे जजेस कौन थे। तो चीफ जस्टिस हिमसेल्फ संजीव खन्ना, उसके बाद संजय कुमार अदर जज, और तीसरे हैं केवी विश्वनाथ। अब देखो ये जो केस है प्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, याद रख लेना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जब कोर्ट में केस जाता है तो जजेस का नंबर होता है 3, 5, 7, 9, 11, 3 से कम नहीं हो सकता है, हमेशा ऑड में होगा। तो इस बार अभी देखो यहाँ पे जज कितना है 3, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एक बार हम लोग याद रखेंगे 11 जज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे सिर्फ एक बार बैठा है, आप लोग जानते हैं केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। उसके बाद अब इसको चैलेंज किया गया, कौन कौन सा आर्टिकल के लेकर के अंदर चैलेंज किया गया, आर्टिकल 14 याद रखेंगे, न्यूज में रहेगा 25 आर्टिकल, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 26 बोलता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को उस रिलीजन का कम्युनिटी का आदमी बनाएगा और मेंटेन करेगा। बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल अब इसमें क्योंकि 2 नॉन मुसलमान आदमी को इंट्रोड्यूस कर दे रहा है तो मुस्लिम लोगों के हिसाब से उनका आर्टिकल 26, 14, 25 वायलेट हो जा रहा है, एंड मुस्लिम क्योंकि माइनॉरिटी में तो उनका आर्टिकल 29 भी वायलेट हो जा रहा है। यही सारा आर्टिकल को लेकर के आप देखेंगे कोर्ट में चैलेंज किया गया। मतलब मिस्टर कपिल सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंघवी जो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट के वकील हैं, ये सब आर्टिकल को लेके यूज करके कोर्ट में किया गया चैलेंज। अब कोर्ट इस पर आप देखेंगे 7 डे का सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसका देखो 16 तारीख को चैलेंज किया, 16 अप्रैल को पहला बार चैलेंज किया गया कोर्ट में, 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, इस पे इंटरिम रोक लगा दिया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तो नया वाला लॉ फंक्शन में नहीं रहेगा। इंटरिम जजमेंट का मतलब ये है। कोर्ट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन का टाइम दिया था, और आज जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके जस्ट 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो जवाब 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट मांगा था, इसको पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अभी 2 दिन पहले बोल चुका है कि पार्लियामेंट के थ्रू कोई भी लॉ पास किया हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है। उनसे जो मांगा था जवाब, सरकार ने जवाब में क्या बोला कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू अस, हम लोग जितना पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट कोई गलत लॉ हो तो उसको रोक लगा सकता है। आगे देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, फाइनल जो भी आएगा वर्डिक्ट या जो भी डेवलपमेंट होगा आगे हम लोग फिर से क्लास लेकर के आएंगे। तो डेटा आप लोग पूरा याद कर लेना, पीपीटी आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग इसको पढ़ो, डेटा को याद करो। जैसे उम्मीद जो वर्ड था उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पता चल जाएगा, पूछा जाएगा आपको कब बिल को प्रेजेंट किया, कब बिल पास हुआ, द्रौपदी में वो बिल को कब साइन करती हैं, ये सारा चीज आपसे डेट पे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो और थर्ड लार्जेस्ट, ये वाला सर जो डेटा बोला ना शुरू में कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर इज वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है थर्ड वाला ना पूछे फर्स्ट वाला पूछ ले, है। तो ये ऐसे भी डेटा आपसे पूछ सकता है, तो डेटा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग क्लास। और कुछ बोलना है? बस नहीं, तो अगला कोई भी डेवलपमेंट होगा हम लोग इस पे आएंगे। बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।